वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को स्टार्ट करवा रहा हूँ। पहली वीडियो की क्वेश्चन आंसर की सीरीज की, जैसे कि आप लोगों को पता है रिविजन वीडियोस मैंने बहुत सारी बना दी है 2022 एग्जामिनेशन सीरीज की। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर जाकर के, आप जाइए इसको विजिट करिए। इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहली चैप्टर जो मैंने अपलोड करा था वो मनी क्रेडिट था, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आया जाए मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 9 है बट बहुत सारे हैं, डोंट वरी। दूसरी बात, इसके अंदर वो क्वेश्चन आंसर भी है जो मुझे लगता है भैया आ सकते हैं पेपर के अंदर इस बार। एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज एक बार ना वो वाला लेक्चर देख लो जिसके अंदर मैंने आपको नोट्स करवाए हुए हैं। रीजन क्योंकि ना मैं आपको ऑलवेज इन सबके आंसर ना नोट्स पे से निकाल के दे दूंगा। और जी हाँ, आपको पता है कि जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं ना वो कहीं से नहीं, वो चैप्टर के बीच में से होते हैं, बट वो उसको इस तरीके से पूछता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेरे कहने से उसको वीडियो को देख लो। और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो वो ये है कि अगर आपको लगता है इनमें से कोई सा आंसर ऐसा है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको आता है और उसका आंसर आपके टीचर ने लिखवाया है, तो प्लीज उसको ही लर्न करें। जरूरी नहीं है कि मेरे वाले ही लर्न करें। मान लो पहले उसने लिखवा रखा, आपको याद है, फिर आप मेरे वाला लर्न कर रहे हो, तो ना ये वो टाइम नहीं है, आप कुछ नया करो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर मेरी टीचर ने नहीं लिखवा रखा, ये नया क्वेश्चन है, तो इसको लर्न करो अच्छी तरीके से। पर अगर लिख रखता है कि नहीं यार तो मेरी टीचर ने भी लिखवा रखा था और मुझे याद है, तो भैया वही याद रखना, ठीक है ना। जो बाटर सिस्टम मेरे लिए वही बाटर सिस्टम तुम्हारी मैम ने लिखवाया होगा। क्लियर हो गई मेरी अच्छी तरीके से बात, आप लोगों को समझ आ गई। पेपर के अंदर एक टॉपर यही करता है, वो उस चीज को मजबूत कर लेता है जो उसको पहले से ही आती है। और यही एक लूजर क्या गलती करता है, वो उन चीजों को करता है जो उसको नहीं आती। यार पेपर के अंदर महीना भर रहा नहीं, अब तुम नया ट्राई करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। चलो, सबके आंसर्स मैं यहाँ पर शो करूंगा, तो प्लीज उसको नोट कर लेना। पहले मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर समझाऊंगा, टाइम दूंगा, उसको नोट कर लेना, ठीक है। हेलो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मनी इन आवर डेली लाइफ। यानी कि पैसों का इस्तेमाल क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आंसर आ रहा है सबसे पहले कि भैया जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, लेन देन होती है, पैसों में होती है। अगर आपको कोई गुड को परचेज करना है, गुड्स यानी कि किसी चीज को परचेज करना है, वहां पे पैसों का इस्तेमाल होगा। तीसरा इस्तेमाल, अगर आपको किसी से सर्विस लेनी है, सर्विस का मतलब होता है, मान लो अगर आपको डॉक्टर में जाना है, चेकअप करवाना है, तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो सर्विस है। टीचर को आप ट्यूशन फीस दे रहे हो, तो वो भी क्या सर्विस है, तो उसके आप पैसे दे रहे हो, तो ये पैसे का इस्तेमाल है। क्लियर आया तुम्हें? वीडियो पॉज करो, नोट करो, याद कर लो। हाथ के याद, मजाक नहीं कर रहा, टॉप कर दोगे अगर अभी याद कर लोगे। अगर तुम सोचोगे बाद में याद करेंगे, तो भैया भगवान भरोसे तुम्हारे साथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाई इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स ये एसेंशियल फीचर क्यों है इसका, तो ये बताओ। पहले बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, जब हम किसी गुड को एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूज ऑफ मनी। मान लो मेरे पास दाल है और तुम्हारे पास चीनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो हम दोनों के पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा, मैं आपको अपना सामान दे दूंगा, आप मुझे अपना सामान दे दोगे, गुड एक्सचेंज होकर हमारी जरूरत पूरी हो गई। ये था बार्टर सिस्टम, पैसों को कोई इस्तेमाल नहीं होता था। बट यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ये जरूरी क्यों है, इसलिए कह रहा हूँ एक बार उस लेक्चर को देख लो, उसके अंदर मैंने आपको तरीके से समझा रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता क्या है। बिकॉज जब तक सामने वाले को जरूरत नहीं होगी, तुम्हें जरूरत नहीं होगी ना, तो वो चीज एक्सचेंज नहीं हो सकती है। और उसको जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है, तो वो मना कर देगा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपको चीज नहीं दे सकता और ना मैं आपकी चीज लूंगा। तो वहां पर ये दिक्कत आने लग गई थी। तो दोनों साइड से जरूरत का होना जरूरी है, नीड का होना जरूरी है, तो ये एसेंशियल फीचर है, ठीक है। इसलिए प्लीज इसे भी नोट करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वो कहते हैं व्हाट इज अ कोलैटरल, व्हाट हैपेंस इफ अ बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन। यानी कि कोलैटरल क्या होता है, और मान लो अगर कोई बोरोवर है, बोरोवर मतलब वो पर्सन जिसने उधार ले रखा है, वो फेल हो जाए लोन को रीपे करने में, यानी कि पैसा वापसी देने में वो फेल हो जाता है। ढंग से समझो क्या बोल रहा हूँ आपको। कोलैटरल क्या होता है, मान लो आपको अपना एक बिजनेस करना है, आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, तो सीधी सी बात है मैं आपको कुछ तो बोलूंगा कि भाई बहन कुछ तो रखवा दो, कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप क्या करोगे। तो आपने कोई चीज ऐसी रखवा दी, आपने कुछ गोल्ड रखवा दिया अपने घर का,
तो क्या कोलेटरल है, कोलेटरल के एक ऐसा सेट जो गारंटी के तौर पे सामने वाले पे रखवाया जाता है गिरवी के तौर पे कि अगर वो पे नहीं करवाता तो उसको बेच देगा। वो गोल्ड भी हो सकता है, वो कोई लाइफ स्टॉक भी हो सकता है, वो लैंड भी हो सकती है, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो किसी चीज के इंपॉर्टेंट पेपर हो सकते हैं, इवन वो व्हीकल भी हो सकता है। क्वेश्चन ये रेज होते हैं भैया अगर नहीं दे पाया तो क्या होगा? तो भैया कुछ नहीं, वो सर जो चीज आपने दी थी ना उसको बेच देगा और अपना पैसे वापसी ले सकता है। ये कानून के अकॉर्डिंग बात बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कहा अपनी तरफ से बोल दी जी हाँ वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? आंसर आ रहे हैं इनके इंग्लिश में, प्लीज इसे नोट कर लो। जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी में वही जरा लिखा हुआ है। Explain the value which a borrower should observe for the proper use of loan taken। यानी कि वो वैल्यू पॉइंट बताओ, यानी कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ जब अगर कोई बोरोवर है, कोई उधार लेने वाला पर्सन है, उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए लोन लेते वक्त, यानी कि उधार लेते वक्त। अब मानो और तुमने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज होनी चाहिए और ये तुम्हें ऑब्जर्व करनी चाहिए। जिस चीज के लिए पैसे लिए उसी चीज के अंदर पैसा लगाओ। अगर तुमने मुझसे ये बोल के लिया कि 1 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए चाहिए, तो 1 लाख रुपए पढ़ाई में ही लगाओ। ये नहीं आईफोन खरीद रहे हो, ठीक है ना? नहीं, पर्पस आपको अपने साथ दिमाग में रखना है। दूसरा, इंस्टॉलमेंट जो होती है वो ड्यू डेट पे दे दो। आपने मुझे बोला कि भैया हर महीने हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे, ऐसा 5 महीने तक हम करेंगे आपके साथ, ठीक है भैया। अब ये नहीं कि पहले महीने आपने पूरे 20,000 दे दिए, अगले महीने आप दे ही नहीं रहे, फिर अगले महीने। तो इस तरीके से क्या है, वो 20-20 कर करके ना जो इंस्टॉलमेंट है वो 40-50 हजार की बन जाएगी, तो देने में मुश्किल पड़ जाते हैं। अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अगर आप किसी रीजन से लेट हो जाते हो पे करने में, तो जिससे आपने उधार लिया उसको इन्फॉर्म कर दो। ऐसा करने से क्या होता है, सामने वाले में ट्रस्ट बिल्ड रहता है कि भैया नहीं, इसको इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, बजाय उसको आप छुपा रहे हो, पैसे नहीं दे रहे, फोन नहीं उठा रहे, तो वो चीज गलत है। ठीक है, इवन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी एक बारी को माफ कर देता है अगर आप उसके पैसे नहीं देते, सिर्फ एक बारी को बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अगली बारी आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप इंस्टॉलमेंट देते हो। समझ आ गया? चारों अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो और हाथ के आगे से लर्न कर लो। मतलब बीच बीच में ब्रीथिंग करा करो, सांस लेते रह करो। ऐसे करने से क्या होता है, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है, जितना हमारे दिमाग में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। इवन मैं भी वीडियो के बीच में ना वीडियो पॉज करके यही करता हूँ। अगला है व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। यानी कि हिंदुस्तान में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जाके वो वीडियो देख लो, लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको 14-15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समझा दिया है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है बैंक वगैरह, तो इनको बढ़ाने की जरूरत क्यों है हिंदुस्तान में? देखो, इनका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा रहा है, इन्हें आरबीआई सुपरवाइज करता है, यानी कि आरबीआई इनकी देखता है कि भैया किसको लोन दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं, फिक्स रेट ऑफ इनका इंटरेस्ट रहता है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए रहता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसलिए भैया इनको बढ़ा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये आ जाना चाहिए इस बार हर पेपर में बनाता। तो वो ये कह रहा है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं, यानी कि हमारे घर परिवार वाले जो हमें उधार देते हैं, हमारे दोस्त जो हमें उधार देते हैं, उसके कुछ बैड इफेक्ट्स बताओ। सबसे पहला बैड इफेक्ट वो ये होता है, यहाँ पर लिखा रहा है, वो एक महीने का 3 से 5% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हमसे, बिकॉज वो हमारे घर परिवार वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आपको जरूरत है। तो बीएस से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मान लो 3% उसने बोला एक महीने का, तो 12 महीने का क्या हो गया, 12 3 36%। 1 लाख रुपए उधार लिया था, 1 लाख का 36% कितना होता है, 36,000। तो आपको अगले साल 1,36,000 यानी कि 1,36,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा बैड इफेक्ट है। ये अगर वो बंदा बैंक से ले लेता तो उसको सिर्फ 11% इंटरेस्ट देना पड़ता, तो 1,11,000 रुपए उसको देने पड़ते। तो देख लो फर्क, देख लो। यही फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सोर्स से लेता तो इतना देना पड़ता, इनफॉर्मल से लिया तो इतने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। और भी है कुछ बैड इफेक्ट बताओ उसके। तो इसको कोई आरबीआई सुपरवाइज नहीं करता। आरबीआई सुपरवाइज का मतलब होता है, जैसे कि अगर आप बैंक से लोगे तो बैंक ने बोला ना 2 साल बाद लूंगा पैसे आपसे, तो 2 साल तक आपको कोई कुछ नहीं करेगा। यही अगर आप किसी मामा से ले लो तो मे भी शायद 6 महीने बाद आ रहा है, आपके बीच में कंफ्लिक्ट्स हो जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ये कुछ बैड इफेक्ट्स हैं जो मुझे भी लगते हैं। एक और बताता हूँ इसकी वजह से दिक्कत क्या आती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई होता है, जो इनकम होती है ना बेचारी कम हो जाती है। मान लो आपने 2 लाख रुपए कमाए, ठीक है ना,
अब 1,36,000 रुपीज आपने पे कर दिया लोन पे करने में, तो आपके पास बचा कितना, इतना सा। यही अगर आप बैंक से लेते तो थोड़ा ज्यादा बचता। समझ आ गया? दोबारा बोल लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर में समझाई थी। बिलीव मी, सारे सारे नोट्स ही करवा रहा हूँ आपको। नोट से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस उठा लिए हैं। और बिलीव मी, ये 2019 जिन पे लिखा हुआ है 2018, ये सब ये जुलाई से लिए मैंने। इसके पहले साल के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आ रखे हैं। ये इस बार प्री बोर्ड में आया था एक स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसमें ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी की जो जर्नी है, यानी कि पैसा किस तरीके से आया, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो करने का तरीका आपको ये लिखना है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बारे में बता दो कि पहले क्या होता था। फिर उसके बाद आपको डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कि भैया जब तक दोनों साइड से जरूरत नहीं है तब तक वो चीज एक्सचेंज नहीं हो सकती। फिर आपको पैसा लॉन्च हुआ, फिर आपको कुछ मॉडर्न सोर्स ऑफ मॉडर्न करेंसी के बारे में बताना है, यानी कॉइन रुपीस। इस तरीके से आपको इसका आंसर को लिखकर आना था। बहुत मेरे भाइयों ने पता जल्दी क्या करी, वो सिर्फ पैसों का इस्तेमाल कर आ गया। यार पूछा क्या है ये तो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, बच्चे आंसर पे फोकस करते हैं। एक टॉपर जो होता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे स्टडी टिप्स दूंगा मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में। अगला है, व्हाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूजेस ऑफ इट्स ओन, गिव रीजन। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। वो ये कहना चाह रहा है जो मॉडर्न करेंसी जो है, यानी कि आज के टाइम पे रुपए सिक्के जो आते हैं, वो हर पर्सन को वो क्या करने होते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, मना नहीं कर सकता। इसका रीजन देना है। जब आपको नोट्स करवा रहा था तो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था एक्सेप्टेंस का, रीजन फॉर एक्सेप्टेंस। तो वही वाली बात लिख देना, 2 पॉइंट लिखवाए थे, बट यहाँ पे थोड़ा बढ़ाकर लिखेंगे। कुछ नहीं है, पता बढ़ाकर लिखने वाली कोई बात नहीं है। पहले पॉइंट में नोट्स की बात करी है, फिर नीचे कॉइन्स की बात कर दिया। बिकॉज बी से आरबीआई इशू करते हैं। आरबीआई सॉल अथॉरिटी है। सॉल अथॉरिटी का मीनिंग होता है इनका अकेली ऐसी चीज है जो नोट को प्रिंट कर सकती है, कोई इसको मना नहीं करता, बिकॉज ये इंडियन लॉ के अंडर आती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पब्लिश करती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन पैसों को लेने से मना नहीं कर सकता। आप 100 रुपए लेकर जाते हो मोमोज वाले को, वो कह देता है मैं नहीं ले रहा आपको 100 रुपए, तो बिलीव मी आप वही पे पुलिस को कॉल कर सकते हो और वो आपके पैसे लेने से मना कर देता है। वो बात अलग है, उसके मोमोज खत्म हो गए होंगे। मेरी बात समझ आ गई? यार पॉइंट दोबारा समझ लो। बस आरबीआई इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर निगरानी रखती है, इंडियन लॉ के अंडर आता है, मना करने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छी तरीके से समझा दिए। अब आगे बढ़ेंगे, पहले से नोट कर लो अच्छी तरीके से, याद कर लो नो के नो को। अब इसके बाद जो आएंगे ना, वो केस स्टडी बेस होंगे। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे इतने डायरेक्ट नहीं आएंगे। जो आपको करवा रहा था वहां पे पता है क्या बोलेंगे, देखो आपको समझाता हूँ कि एक बॉय है अजय, ठीक है, और अजय ने एक लोन लिया। एक केस स्टडी का बोलते कहानी बना देंगे। लोन लिया तो उसने कुछ 5,000, मानो 5,000 रुपए की कोई साइकिल, ठीक है, बाइसाइकिल उसने ऐसा कोलेटरल सामने वाले को दी है। तो अगर वो नहीं पे कर पाया तो क्या होगा, तो कहानी बना दी उस फालतू की। जबकि क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कोलेटरल, और अगर वो नहीं दे पाया तो क्या होगा। एक क्वेश्चन वो और बना सकता है। मान लो एक पर्सन है, उसका नाम है राम। राम जो है उसने अपने फादर से या फिर ये कह सकते हो अपने किसी अंकल से लोन लिया है, तो उसके ऊपर उसके क्या बैड इफेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है, जबकि छोटी सी बात है, मामा से लिया है, भाई से लिया है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल सोर्स है, तो इनफॉर्मल सोर्स के बैड इफेक्ट्स बता दो। समझ आ गई? पेपर में आंसर लिखने का सबसे आसान तरीका ये है, क्वेश्चन पेपर के पीछे ना जो नोट्स होती है ना, उनकी हेडिंग्स लिख लेना। हेडिंग यानी कि मनी, बार्टर सिस्टम, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ व्हाट, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, और जो 2-3 इसके अंदर और बचे हुए थे बैंक वगैरह के, वो लिख लेना। कहीं ना कहीं इन्हीं में से ही क्वेश्चंस को पूछा जा रहा होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर बताओ क्या बोलेगा कि पर्सन है, उसने अपना बिजनेस करने के लिए किसकी हेल्प ली थी, बैंक की। तो इससे बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंस लिखकर आनी थी फॉर्मल सेक्टर की। भैया आपने यार बताया क्यों नहीं था, बिकॉज 5th और 7th का आंसर सेम है, बस 7th के अंदर एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। अगर किसी पर्सन फॉर्मल सेक्टर से लेता है तो उसके पास इनकम बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, 1,11,000 रुपए उसको इंटरेस्ट टोटल पे करना पड़ेगा, तो उसके पास पैसे बच जाएंगे। तो वो पैसा वो अपने बिजनेस में लगा सकता है,
और बिजनेस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बस एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगी और कुछ भी नहीं है इस बारे में भी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट करो। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, फिर बता रहा हूँ ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, आपको स्टोरी बना के देगा। स्टोरी ना पता है मेरे कहने से ना अपने दिमाग में बनाओ ये क्या कैसे स्टोरी बन सकती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट इन दी बैंक्स आर बेनिफिशियल टू दी डिपॉजिटर्स, यानी कि बैंक के अंदर जो डिपॉजिटर होता है उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टोरी पता क्या बना देगा, एक लड़की है उसका नाम दीपांशी है, और दीपांशी बैंक के अंदर जाती है, वो कुछ अपने पैसे सबमिट कर देती है, सॉरी डिपॉजिट कर देती है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं, मतलब बैंक के एडवांटेज ही तो पूछ रहा है जो मैं आपको सिखाए थे। सबसे पहला आपको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक के अंदर, अगर आपने 1 लाख रुपए रखे तो आपको अगले साल 1 लाख नहीं मिलेंगे, 1,04,000 या फिर 1,05,000 रुपए मिलेंगे, पैसे बढ़ के मिलेंगे। इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भैया वहां पे रिस्क नहीं है, यानी कि आपका पैसा सेफ रहेगा, ओके। और आप मनी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब अगर आपका पैसा इधर है तो आप उधर जाकर के उसको ट्रांसफर कर सकते हो, तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप उसे चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो बैंक के अंदर होते हैं। डिस्क्राइब टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस वेयर अ क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल एंड अ नेगेटिव रोल। जब मैं आप लोगों को क्रेडिट वाला करवा रहा था टॉपिक, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट पॉजिटिव रोल प्ले करता है, नेगेटिव रोल प्ले करता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, वहां पे मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, यहाँ पर भी कुछ कहानी सुनाऊंगा, यहाँ पर लिखा आ रहा है तो प्लीज इसे नोट भी कर लेना। यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी चल रही है, बट आपको ना एक नॉर्मल कहानी सुनाता हूँ आपके ऊपर रख करके, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या बात चल रही है। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, पहले पॉजिटिव रोल का एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉजिटिव क्या है, आपने 1 लाख रुपए बोला कि मैं बिजनेस में लगाऊंगा, और आपने बिजनेस में लगाया उसको 1 लाख रुपए के। कुछ टाइम बाद जब आपने चीजों को खरीदा, बिजनेस में क्या होता है, चीज को सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते थे, तो आपको 1,50,000 रुपए मिल गए चीज को बेचना, तो बेनिफिट कितने का, वो 50,000 का। 1 लाख आपने मुझे वापसी कर दी, 50,000 आपने कमा लिए, पॉजिटिव रोल प्ले करा, आपकी मार्केट में इमेज भी बन गई उससे। नेगेटिव रोल कैसे होता है कि आपने 1 लाख रुपए लिए, आपने बोला कि बिजनेस में लगाएंगे, पर आपने क्या खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, तो पैसे क्या हुए, नुकसान हो गया। देखो बढ़ के तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला, देखो आईफोन से सीधी सी बात है, अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदोगे तो उसके अंदर बढ़ेगा क्या, बेनिफिट क्या है, कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा नेगेटिव रोल और किस तरीके से प्ले करता है, आप अगर टाइम से पैसे नहीं दे पा रहे हो तो ये भी एक नेगेटिव रोल ही प्ले किया जा रहा है। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, यानी कि एक कॉलम आपको फॉर्मल सेक्टर का बनेगा यहाँ पर, और एक कॉलम बनेगा इनफॉर्मल सेक्टर का। फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपको जितना भी आपको फॉर्मल सेक्टर में पढ़वा रखा है ना वो लिख दो, इनफॉर्मल सेक्टर में जो जो लिखवा रखा है वो लिख दो, उसके कुछ एडवांटेज लिख दो, उनके कुछ डिसएडवांटेज लिख दो, खत्म, बहुत सिंपल है। जब दोबारा अगली वीडियो देखोगे ना आप लोग अगले चैप्टर की, तो मेरे कहने से ना पहले नोट्स देख लेना, यानी कि जो मैंने रिवीजन की वीडियो बना रखी है, आपको और अच्छा समझ आएगा। बिलीव मी, आप खुद बोलोगे भैया ये तो क्वेश्चन सब इसी में से बने हुए हैं, बिकॉज़ चैप्टर के बीच में से ही क्वेश्चंस आते हैं। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है कि पैसे ने किस तरीके से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। कुछ नहीं है, सिंपल बताऊं आपको, यहाँ पे ना मनी के यूज लिखने हैं। जी हाँ, बिकॉज मनी से आप किसी चीज को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो, किसी चीज को सेल कर सकते हो, किसी सर्विस को परचेज कर सकते हो, आपको सामने वाले की सहमति की जरूरत नहीं है। आप पैसे दो, पैसे को कोई मना नहीं करता, आप मुझे 50 रुपए दो, मैं इस पेन को आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही लिखना है और कुछ भी नहीं है इस वाले में, बस थोड़ा बड़ा करके लिख देना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक इसमें एग्जांपल दे देना। जब भी कोई क्वेश्चन 5 मार्क में आए ना और आपको लगे कि भैया छोटा सा क्या करेंगे इसमें बड़ा, कुछ नहीं, वहां पर एक एग्जांपल देकर के आ जाना, सबसे अच्छा तरीका है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाई इज इट नेसेसरी दैट बैंक्स इंक्रीज देयर लेंडिंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज कौन होता है, गांव वगैरह में उनको पैसा देना ज्यादा कर देना चाहिए। लेंडिंग का होता है पैसा देना, वो एक चीज बढ़ा देनी चाहिए, ऐसा क्यों। तो रूरल एरियाज में क्या होता है, ज्यादातर जो पर्सन होते हैं मनी लेंडर्स जो होते हैं अपने रिलेटिव्स हैं उनसे पैसे लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो चीज खत्म हो जाएगी अगर बैंक वगैरह वहां पे पैसे पहले ही दे दे अपने।
उधार के तौर पे। दूसरा बेनिफिट भैया उनकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम कैसे भैया, अगर उधार जब वो देंगे तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, तो भैया के पास पैसा बच जाएगा। और क्या होगा, वो अपने पैसे बिजनेस में लगा सकते हैं, तो बिजनेस में लगाएंगे तो क्रॉप्स अच्छी ग्रो करेगी, तो और उनका बेनिफिट है। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलेंगे अगर बैंक वाले अगर रूरल एरियाज के अंदर अपना पैसा लैंड करते हैं, यानी कि देते हैं उधार पे, ठीक है ना। अर्बन एरियाज पे तो देखो बैंक दे ही रहा है, तभी तो शहर के लोग तरक्की कर रहे हैं। ये अगर गांव में भी देंगे तो और तरक्की करेगा। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सबके साथ शेयर करो। देखो जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, वैसे बाकी सबको भी बोलो कि पढ़ाई करें। जी हाँ, 2022 एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है, वो भी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ो। तो एक सक्सेसफुल पर्सन की ये पहचान होती है, वो खुद भी तरक्की करता है और दूसरे को भी तरक्की अपने साथ करवाता है।